हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज लॉ और उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। मतलब ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि लॉ मानना चाहिए, लॉ अपडेटेड होना चाहिए, लॉ प्रोवाइड्स अस गाइडेंस, लॉ प्रोवाइड्स अस रूल्स, लॉ प्रोवाइड्स अस रेगुलेशंस। तो ये सारी चीजें, उसका सोर्स क्या है ना। क्योंकि सोर्स अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग ये तो बोलेंगे ना कि भाई हमने क्यों मानना चाहिए, है ना। क्योंकि लॉ जो है वो गवर्नमेंट तो इंपोज करेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी प्रॉपर ट्रैक थ्रू इंपोज कर रहा है क्या? गवर्नमेंट को जो पावर दे रहा है वही पर्सन, वो कहां से आया है ना। गवर्नमेंट जो चीजें कर रहा है, अगर उसी चीज को हम लोग रेगुलाइज नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से काम करेंगे, है ना। तो इसलिए लॉ समझने के लिए तुमको लॉ के सोर्सेज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो पार्लियामेंट जो है वो इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को तुम 3 टुकड़ों में डिवाइड करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट को 3 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास बचता है एक पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, और तीसरा होता है जुडिशियरी जो एक लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो ये तीनों में से सबसे फर्स्ट जो बॉडी है दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी एंड दैट इज द फोरमोस्ट सोर्स ऑफ आवर लॉ, ठीक है। अगर लॉ है, लॉ बना हुआ है, तो लॉ बनाने वाला जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो कहां से आया? तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली मेक्स लॉज द स्टैट्यूट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जो है वो उसको पावर देता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट को भी हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक है पार्लियामेंट जो इंडियन पार्लियामेंट हम उसको बोलते हैं, एक है स्टेट असेंबली जो हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट की अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट, अलग पार्लियामेंट होती है, ठीक है। वो अपने अपने असेंबली, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। क्योंकि व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कम्स थ्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि अपना इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट विच इज मेड बाय पीपल फॉर द पीपल। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की बनाई हुई है और लोगों के लिए ही काम करती है। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वेलफेयर एंड जस्टिस प्रोवाइड करना यह गवर्नमेंट का काम है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट एग्जांपल या फिर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमको लोगों के वेलफेयर और जस्टिस के लिए काम करते दिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, तो उसमें डेमोक्रेसी मतलब उसमें बोला गया है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बंद केलं की चालू से? ओके। तो यह हुआ हमारा पहला सोर्स, ठीक है, कि पार्लियामेंट के थ्रू क्या जो भी चीजें है वो सारी जो भी पार्लियामेंट बनाता है इट विल बी द बेस्ट सोर्स, ठीक है। देन सेकंड आता है जुडिशियल डिसीजंस, उसको प्रेसिडेंट्स भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट्स मींस एनीथिंग सेड बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, एनीथिंग सेड बाय एन अथॉरिटी। तो ये प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट से अलग है, वो प्रेसिडेंट का स्पेलिंग भी अलग है। वो प्रेसिडेंट का स्पेलिंग है PRESIDENT। तो ये प्रेसिडेंट अलग है। ये प्रेसिडेंट इट इज अ पोस्ट विच इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो किसी पर्सन को जब हम प्रेसिडेंट बुलाते हैं, दैट पर्सन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। ये वो ऐसी अथॉरिटी है जो डिसीजन देती है, ठीक है, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब किसी भी अथॉरिटी ने दिए हुए जो डिसीजंस है, ठीक है, उसको हम प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। तो जुडिशियल डिसीजंस जिसमें आता है डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो वो सारे जो कोर्ट्स होते हैं अपने आप एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कहां से आया, कैसे आया, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उसी को हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है अपेक्स कोर्ट। अब ये तुमको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट, ठीक है। व्हाट इज ऑल्सो अपेक्स कोर्ट? अपने यहाँ का इंडिया का अपेक्स कोर्ट कौन सा है? अगर ऐसा सवाल तुमको पूछेंगे तो क्या बोलोगे तुम? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनी कोर्ट विच इज
विच इज एट द टॉप मोस्ट, विच इज एट द हाईएस्ट, उसको हम बोलेंगे अपेक्स कोर्ट। और अपने यहाँ का अपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आया कैसे? फेडरल कोर्ट्स आए थे 1937 में। ठीक है, तो 1937 में फेडरल कोर्ट्स जो बने थे उसमें हमको जुरिस्डिक्शन दिया था। अब ये यूनाइटेड किंगडम का जब हमारे ऊपर राज था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर राज था, ठीक है, उस टाइम पे ये फेडरल कोर्ट्स बनाए गए। और ये फेडरल कोर्ट्स जब बने तब उसको जुरिस्डिक्शन दिए गए थे तीन जुरिस्डिक्शन दिए थे। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या क्या काम वो करेंगे। जुरिस्डिक्शन मींस पावर्स, क्या क्या पावर्स दिए थे कोर्ट को, तो 3 टाइप्स के काम वो करेंगे। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कोई भी अगर कोर्ट के सामने आता है, किसी भी 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, वो उसमें जुरिस्डिक्शन, वो उसमें जो भी है पावर डिसीजन देने का काम किसका है? कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का। तो फेडरल कोर्ट को वो एक पावर दी थी। दूसरा आता है अपीलेट कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से अगर हमारे पास अपील आती है, ठीक है, क्या होता है कि पहले लोअर कोर्ट में केसेस चलती है। अगर लोअर कोर्ट में केस वो नहीं चल पाई या फिर लोअर कोर्ट का डिसीजन नहीं पसंद आया, तो लोगों के पास एक और पावर होती है, वो होता है अपील करने की। तो ये कोर्ट के पास आप अपील भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट का। देन थर्ड इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कोई भी गवर्नमेंट को आप काम पड़े, वो आप गवर्नमेंट के पास एडवाइस कर सकते हो, एडवाइस मांग सकते हो, है ना। क्योंकि कैसा होता है लीगल मैटर्स में सबके पास दिमाग नहीं होता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ना, जो वो फेडरल कोर्ट के पास होता है। तो ये 3 जुरिस्डिक्शन जो है वो उसी टाइम से फेडरल कोर्ट्स को मिले। ऑलमोस्ट 151 केसेस जो है वो फेडरल कोर्ट ने हियर किए। तो 12 साल के टेन्योर में 151 केसेस इनके पास आई है। और 12 साल के बाद उसी फेडरल कोर्ट का नाम चेंज करके बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फेडरल कोर्ट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो 1937 से चालू है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 से आया हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स जो है वो 1935 में है। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में हमको बताया था कि हमारा जो इंडिया है इट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर्ड कंट्री। फेडरल स्ट्रक्चर्ड मतलब जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अलग रहेगी और इंडियन गवर्नमेंट अलग रहेगी, मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है वो अलग रहेगी। तो इसी चीज को जब बताते हुए उन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी 1935 के एक्ट में। 3 लिस्ट बनाई थी, एक थी यूनियन लिस्ट, एक थी स्टेट लिस्ट और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट है हमको दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे मुद्दों के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट लिस्ट जो है, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर कौन लॉज बनाएगा? हर एक गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट। जैसे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र शासन विल मेक लॉज फॉर महाराष्ट्र स्टेट, वो उनके बॉर्डर तक ही सीमित रहेगा, ठीक है, बाकी के स्टेट्स को लागू नहीं होगा। तो हर स्टेट को अपने अपने पावर्स दिए हुए, ठीक है, हर स्टेट के पास अपने पावर्स है, यूनियन के पास अपने पावर्स है। ये थर्ड और एक लिस्ट है जिसमें बोला गया है कि दोनों गवर्नमेंट्स को पावर रहेगी, ठीक है, जॉइंट पावर्स बोल सकते हैं उसको, है ना। दोनों भी गवर्नमेंट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। दैट इज व्हाट फेडरल स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, महाराष्ट्र में अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो यू नीड टू रजिस्टर इट। रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है। वही बाकी स्टेट्स में उसको कंपलसरी नहीं है। हर स्टेट में उसको
रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र में रजिस्टर कर रहे हो, महाराष्ट्र में बना रहे हो, तो यू नीड टू रजिस्टर इट। ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट का एक रूल जो है उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो इनकम टैक्स कोई भी अगर डिसीजन रहेगा वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ऑल्सो मिलिट्री पावर्स भी किसके पास है? पूरी की पूरी सेंट्रल के पास ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल उसके ऊपर रूल्स बना सकती है। ठीक है, और कुछ होते हैं कॉन्करेंट, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, लेवी स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी कौन कौन लगा सकता है? स्टेट एंड यूनियन दोनों, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। समझा? तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों भी लोग लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो वो याद करने के लिए आसान जाएगा। समझ में आया ये सब? सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ लॉ। दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है लॉ के, और हमको और एक चीज बताई गई है, वो है कस्टम्स एंड यूसेजेस। एंड व्हाट इज कस्टम्स एंड यूसेजेस? कस्टम्स एंड यूसेजेस जो भी है, हमारी जो परंपराएं हैं, हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं, हमारे दादाजी, हमारे उनके दादाजी, परदादाजी, है ना, उनके टाइम से जो भी चीजें चलती आ रही है, वो चीजें जब एक टाइम बाद हमको करना ही पड़ता है, इट इज कंपल्सरी फॉर अस, तो उसको पार्लियामेंट नजर में रख के उसके ऊपर लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि समझ लो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये मैरिज एक्ट्स वगैरह है। ठीक है, मैरिज के हो गए, सक्सेशन के हो गए, है ना। जैसे कि हर रिलीजन के सक्सेशन मींस किस तरह से डिवाइड की जाती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिवीजन किस तरह से होता है, वो हर रिलीजन का सेम नहीं होता। हिंदूज का अलग होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है, क्रिश्चियंस का अलग होता है, हर किसी रिलीजन का अलग अलग तरीके से सक्सेशन होता है। तो वही जो है वो कस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो कस्टम्स के थ्रू भी लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपकी परंपरा है उस तरीके से भी लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो जितने भी हमारे कस्टम्स है, हमारे जितने भी परंपराएं हैं, उसको जब हम मानते हैं, ठीक है, उसको जब हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये भी एक सोर्स है हमारा लॉ का। ठीक है, जैसे कि और बहुत सारे हैं जो हम एक एक करके देखेंगे आगे चल के, जितना भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे और आगे का फ्रेमवर्क, रेगुलेशन किस तरह से चलती है, हाउ द प्रोसेस ऑफ लॉ इज मेड, लॉ किस तरह से बनता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हम समझेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।